मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं मीडिया के मेंटलिस्ट भाग 2 में। और इस वार्ता में मैं मीडिया के टेलीविजन चैनल्स की ही भाषा में अगर बात करूं तो मैं मेंटलिस्टों की पोल खोल रहा हूं, यानी मैं वे किस ट्रिक्स के माध्यम से किस तरह के जादू को दिखाते हैं और लोगों को इम्प्रेस करते हैं, दावा करते हैं माइंड रीड करने का, और वो वास्तव में एक ट्रिक होता है। मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। और ऐसा करना कोई इस नाते नहीं है कि मैं कोई ट्रिक्स के विरोध में हूं या फिर मैं उन जादूगरों के विरुद्ध हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा तो यह है कि भाई तुम एक गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हो, चाहे वो क्या नाम है, तुषार राजकुमार हो, अक्षय लक्ष्मण हो या सुहानी शाह हो। ये लोग टेलीविजन चैनल्स के द्वारा एक गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्योंकि ये चैनल्स किस तरह के कैप्शंस लगाते हैं जब इनको बुलाते हैं तो चमत्कार की खुल गई पोल। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार नहीं करते, बल्कि उनके पास भी है कुछ ट्रिक्स। आज हमारे मेंटलिस्ट बताएंगे वो क्या करते हैं। इस किस्म के कुछ भड़काऊ, भ्रमित करने वाले वाक्य जालों को बुन करके वे लोगों को इस तरह से कन्विंस करना चाहते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो लोगों के साथ किसी तरह का वो साइंटिफिक गैजेट इत्यादि के माध्यम से कोई माइंड गेम खेल करके, ट्रिक्स करके कुछ बातें बताते हैं। हमारा कहना है कि वे जो कुछ भी करते हैं, यद्यपि वो चमत्कार है निसंदेह रूप से, लेकिन ये लोग जो आकर के उनके विरुद्ध बोल रहे हैं, अगर वे किसी तरह से तार्किक तरीके से उनके बारे में बात करते तो भी चलता। लेकिन इन सबों को पता है कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि शताब्दियों से हमारे देश में जिस कुत्सित ईसाई और इस्लामी मानसिकता ने दीमक की तरह हमारे राष्ट्र को चाटना शुरू किया था, और चाटते चाटते अंग भंग तो कर ही दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में, और अंदरूनी तरीके से भी हमें खोखला करके छोड़ दिया है। उसके विरुद्ध जो आज एक राष्ट्रीयता का शंखनाद हो चुका है, उस शंखनाद में जिन जिन लोगों ने अपने मुखर स्वर की आहुति दी है, उन्हीं में से एक सबसे अधिक मुखर स्वर है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और जब वे अपने कार्य में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वे उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में लोगों की घर वापसी हो रही है, विशेष करके ईसाइयों के द्वारा छले गए लोगों को घर वापस लाया जा रहा है, इस्लामियों के द्वारा छले गए लोगों को घर वापस लाया जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं उनका जो एक चमत्कार का जो कार्यक्रम होता है, जो लोगों को आकर्षित करता है, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो उस भूमिका को ये लोग जो है स्लाइड करने की कोशिश करते हैं। उससे स्लाई ऑफ हैंड, इल्यूजन, मैजिक, ट्रिक्स, साइंस, गैजेट्स और इस तरह की चीजों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं उनका ये जो दावा है वो हास्यास्पद लगता है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से एक कुएं के मेंढक से यह पूछा जाए कि भैया तुमने कभी समुद्र देखा है, तो कहेगा हाँ भाई देखा है। क्योंकि वो ये क्यों कहेगा कि नहीं देखा है? तो समुद्र की सीमा क्या है, उसका विस्तार क्या है? तो कहेगा ठीक है, देखो भाई, इस कुएं के एक छोर से दूसरे छोर तक मैं जाता हूं, वही है समुद्र का विस्तार। और आप कहेंगे हैं इतना ही बड़ा थोड़ी होता है। तो फिर वो एक चक्कर लगाएगा, फिर आप कहेंगे हैं, तो फिर वो दूसरा चक्कर लगाएगा। वो कई चक्कर लगाने के बाद जब खिन हो जाएगा तो कहेगा कि चलो ऐसा ही 10-20 चक्कर लगाने के बाद जो लंबाई चौड़ाई होती है उससे थोड़ा बड़ा होगा। और क्या होगा, समुद्र से बड़ा। अरे भैया, तुमने समुद्र देखा नहीं, इसको तुम स्वीकार क्यों नहीं करते हो? इसलिए नहीं करते हो कि तुम ट्रिक्स करते हो और कहते हो कि हम अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, चमत्कार को नहीं जानते, इस भौतिक जीवन में जो दिखता है उससे बियॉन्ड कुछ होता नहीं है। इन बातों के लिए तुम इस्तेमाल किए जा रहे हो। मैं इसमें एक डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूं कि मैंने टेलीविजन चैनल्स पे इन तथाकथित मेंटलिस्ट में से 2 को तो देखा, बड़े हम्बल थे, विशेष करके अक्षय लक्ष्मण और कुछ हद तक सुहानी शाह। लेकिन इसमें तुषार राजकुमार वो कदापि हम्बल नहीं था। वो बड़ा ही दम्भ से कह रहा था कि भाई ये सब कुछ जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं वो एकमात्र ट्रिक है और कुछ नहीं है। आप सभी जानते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हजारों लोगों या यूं कह लें कि लाखों लोगों के बीच से पहले ही कुछ बातों को लिख करके रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि तुम जिस किसी को भी बुला करके लाओगे उसके बारे में मैंने पर्चा में जो लिख रखा है वो पहले से ही लिख रखा है। तुम जिसको भी पकड़ के लाओगे उसी की बातें होंगी, यानी उसके परिवार के लोगों का नाम, उसका नाम, उसकी समस्या, उसके लाइफ की जो एकदम स्पेसिफिक समस्या है वो लिखी हुई रखी होगी।
तो खैर हम उनके ऊपर नहीं जाते हैं। तो बात वही हो गई कि एक आदमी कुएं में बैठा हुआ है और वो किसी के समुद्र की लंबाई चौड़ाई नाप रहा है। मेरा मतलब है कि कुएं में का मेढक जो है अगर वो तालाब की भी लंबाई चौड़ाई नापने का प्रयास करे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो कहाँ एक कुआं और कहाँ एक तालाब। अगर हम आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बहुत बड़ा लेक मान ले, झील मान ले, तालाब तो छोटी चीज होती है, एक बहुत बड़ी झील मान ले, तो ये तो कुएं की मेढक है। हम आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो कुछ कुछ जादू, बहुत जो छोटे स्तर के जादूगर होते हैं, बहुत जो छोटे स्तर के जो मेंटलिस्ट होते हैं, उनके ट्रिक्स को मैं 2 जादू के माध्यम से आपके सामने रिवील करूंगा। हालांकि मैं किसी गैजेट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, वर्बली आपको एकदम सिलसिले से बताऊंगा कि कैसे करते हैं ये लोग। आपने देखा होगा कभी कभी टेलीविजन चैनल्स पे या फिर लाइव शो में एक जादूगर आता है, टेबल पे वो 3 रंग के कार्ड्स को रख देता है, नीला, हरा और लाल, और फिर वो किसी ऑडियंस में से किसी को बुला करके और कहता है कि तुम इन तीनों में से किसी एक को चुन लेना और उसके बाद ऑडियंस को वो कार्ड दिखा देना। मैं दूसरी तरफ देखता रहूंगा, मैं या अपनी आंखों को बंद कर लूंगा। उसके बाद मैं तुम्हारे माइंड को रीड करूंगा और तुमने जो कार्ड चुना है उसे मैं किसी लिफाफे के अंदर वो टेबल के नीचे कहीं पर लिख करके रख दूंगा और फिर तुमसे पूछूंगा, जो कार्ड तुमने बताया होगा वही कार्ड में लिखा हुआ वहां मिलेगा। और वो फिर क्या करता है, अभिनय करता है अपनी आंखों को बंद करने का, और वह व्यक्ति क्या करता है, वह मान लेते हैं कि नीला कार्ड चुनता है, नीले कार्ड को ऑडियंस को दिखाता है और कहता है, रख देता है चुपचाप। फिर वो जादूगर सब आता है और एक तरह से अभिनय करता है कि मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, और उसके बाद वो क्या करता है कि उस अभिनय को खत्म करने के बाद वो नीचे कुछ लिख देता है और कहता है, चलो अब मैंने लिख दिया, अब तुम बताओ कि तुमने कौन सा कार्ड चुना था। तो वो सबके सामने ऑडियंस भी जान रही है कि उसने नीला कार्ड चुना था, और चूंकि ऑडियंस ने सिर्फ देखा था और जादूगर ने देखा भी नहीं था, तो उनको लग रहा है कि ये तो किसी भी कीमत पर बता नहीं पाएगा। तब तक वो क्या करता है कि वो अभिनय करता है कि उसके दिमाग को पढ़ रहा है, कभी वो आंखें छोटी, कभी बड़ी, कभी आगे, कभी पीछे, कभी वो कहता थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा वैसे करो। ये सारे, चूंकि एक शो का उसने बहुत बड़ा अमाउंट लिया होता है, तो उसे समय किल करना है, वो समय किल कर रहा है जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ वाकई वो बहुत ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू रीड हिज माइंड। उसके बाद वो क्या करता है, वो कहता है, जब वो श्रोता बताता है कि उसने नीला कार्ड चुना है, तो उसी क्षण वो क्या करता है कि अंदर लिफाफे से वो एक कागज निकालता है और लोगों को दिखाता है, जिसमें लिखा होता है, यू विल पिक द ब्लू कार्ड। और लोगों की आंखें हैरत से फटी रह जाती हैं। फिर वो लिफाफे को ऐसे दिखाता है कि देखो इसके अंदर एक सिंगल पेपर था, और फिर उस पेपर को भी दिखाता है कि देखो इस पेपर में सिर्फ एक साइड लिखा है, दूसरे साइड नहीं लिखा है, जिससे तुम्हें समझ लो कि मैंने इसमें भी। इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि उसने नीला और हरा का तो डिस्क्रिप्शन उस कार्ड के, नीले का डिस्क्रिप्शन कार्ड के अंदर एक पेपर में लिख करके रखा है, हरे के बारे में कि यू विल पिक द ग्रीन कार्ड उस लिफाफे के नीचे लिख रखा है, जिसे वो किसी को दिखाता नहीं, और रेड कार्ड जो है वो उस रेड कार्ड के ही नीचे लिख करके रखा है कि यू विल पिक द रेड कार्ड। अब तो चूंकि उसको सिर्फ ये वो जान रहा है कि जैसे वो बोलेगा, देखने जब वो ऑडियंस को दिखा रहा होता है तब वो वाकई नहीं देखता है, क्योंकि उसको देखने की जरूरत नहीं, उसने तीनों कार्ड के बारे में लिख रखा है। ट्रिक यही है कि उसने तीनों के तीनों कार्ड के बारे में पहले ही से लिख करके रखा हुआ है। वो जैसे ही बताएगा, अगर वो रेड कहता तो वो बीच वाला कार्ड उठा लेता। क्यों? क्योंकि वो फिर उस समय उस एक ऐसा मनोभाव देता कि मैं तो नीचे झूठ मूठ का लिख रहा था, मैंने तो तुम्हारे दिमाग को पढ़ करके पहले ही लिख रखा था यहां पर। अगर वो ग्रीन कहता तो फिर वो लिफाफे के अंदर नहीं जाकर के लिफाफे के पीछे वाले हिस्से को दिखा देता। कहने का मतलब है कि ये महज एक ऐसा ट्रिक है जिसमें वो ऑडियंस के माइंड को रीड करता ही नहीं है, बल्कि उस आंसर को उसी समय पिकअप कर लेता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि कोई आदमी कहता है कि जैसे सुहानी शाह का कोई ट्रिक था जो कई बार वो कई तरह के चैनल्स पे आया है, जिसमें वो किसी ऑडियंस से किसी को उठा करके कहती है कि भाई तुम एक काम करो, तुम कोई गाना जो है वो गाना तुम अपने मन में सोचो और मैं मोबाइल का यूट्यूब चैनल खोल करके उसमें उस गाने को सर्च मार करके निकाल दूंगी। और वो सोचती रहती है और फिर वो एक अभिनय होता है करके, और उसके बाद वो फिर कुछ कुछ करती है और फिर मोबाइल को चुपचाप उल्टा करके रख देती है।
आगे क्या होता है, वो कहती है कि अब तुम बताओ तुमने कौन सा गाना सोचा था। तो बताती है, कोई सा भी एक गाना बता देती है कि हमने ये कहा था कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो अब जब उसने कहा कि चलो एक बार अजनबी बन जाएं हम दोनों, तो ठीक उसी वक्त जो मेंटलिस्ट का जो एक बहुत उसकी जो एक बहुत बड़ी टीम होती है, उस टीम मेंबर और वो जो फोन है वो सब ब्लूटूथ इत्यादि तमाम माध्यमों से वो कनेक्टेड है। आजकल तो गैजेट्स का सारा कमाल है। और उसने क्या किया, तुरंत उसको सर्च मारा और फिर जब वो कनेक्टेड है तो वो ऑपरेट कहीं और से हो रहा है, और इसने फिर दिखाया तुमने ही सोचा। और जो ऑडियंस के लिए वो चमत्कृत, अरे ये क्या हो रहा है। तो ये जो कुएं के मेढक है वो सोचते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा ही कुछ ट्रिक करते होंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं, उनमें से मैं एक का एग्जांपल आपके साथ आज साझा कर रहा हूं। आपको कहा जाएगा कि आप 1 से 9 के बीच में कोई एक संख्या के बारे में सोचिए। चलिए मान लेते हैं कि आप एक संख्या लेते हैं, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। फिर आपसे कहा जाएगा, आपने 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी एक संख्या ले लिया, आपसे फिर कहा जाएगा कि उस संख्या को आप मल्टीप्लाई कीजिए 9 से, और आप उसको 9 से गुना कर देते हैं। जो रिजल्टेंट आएगा, कहा जाएगा कि उसको वो 2 डिजिट्स का होगा, तो उसको कहा जाएगा कि उनके दोनों अंकों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो आता है उसमें से 8 घटा दीजिए। तो 8 घटाने के बाद जो एक अंक मिलता है, जो एक नंबर मिलता है, उस नंबर को उसके कॉरस्पॉन्डिंग ABCD में आप रख दीजिए। और जब कॉरस्पॉन्डिंग में आप रखेंगे तो वहां पे जो एक लेटर मिलता है, वो लेटर जो है किसी क्रिएचर का नाम आपके दिमाग में आता है उससे। अगर मान लेते हैं कोई कहता हो कि नहीं क्रिएचर के बारे में तो मैं नहीं सोच पा रहा, तो क्या किसी क्या कहते हैं किसी फल का नाम आपके दिमाग में आता है? कहता हाँ आता है। और उसके बाद वो फिर तमाम तिकड़म करने के बाद वो बोलता है कि आपने एप्पल सोचा था। और मान लेते हैं कि कोई कहता नहीं नहीं मेरे दिमाग में ना तो किसी क्रिएचर का नाम आ रहा है ना ही किसी फ्रूट का नाम आ रहा है, तो कहेगा अच्छा ठीक है, आपने जो अक्षर लिया, लेटर लिया है, उसके बाद वाले अक्षर से किसी आदमी ह्यूमन बीइंग में से किसी के बारे में सोचिए, कोई कॉमन नाउन के बारे में सोचिए। फिर वो किसी और जगह जाएगा, और जगह जाएगा। कहने का मतलब है कि ये तो उसे पता है कि वो अक्षर कौन सा है। अब ये अलग बात है कि आप जब क्रिएचर के बारे में आपके पास बहुत अधिक स्कोप नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब इसके ट्रिक को समझिए। कोई सा भी नंबर आप लेंगे 1 से 9 के बीच में, और उसको जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगा 9 का। एक तरह से कह लें कि वो 9 से मल्टीप्लाइड होने वाला नंबर या तो 9 होगा, 18 होगा या 27 होगा। इस तरह से आएगा। जब उनके अंकों को आप चाहे जितना भी वो लंबा हो जब भी जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट आपके सामने हमेशा 9 आएगा। और जब 9 में से 8 घटा देंगे तो हमेशा 1 आएगा, और 1 का कॉरस्पॉन्डिंग लेटर होता है ए यानी ए से एप्पल, ए से एंट। अगर आप क्रिएचर के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियस है कि आप चींटी के बारे में सोचेंगे। अगर कोई कहता हो कि भाई मैं क्रिएचर से नहीं समझ पा रहा हूं, तो फ्रूट, तो ए से जो बहुत ही कॉमन फ्रूट होता है वो एप्पल होता है, जो हम बचपन से रटते रहते हैं। इस प्रकार से ये जो ट्रिक्स है, लोगों को लगता है मैंने एक वाव फैक्टर, अच्छा इसने इसके दिमाग को पढ़ लिया। बेसिकली ये ट्रिक है। और इसी तरह से चाहे जितना बड़ा भी ट्रिक हो, कहने का मतलब जितना सोफिस्टिकेटेड ट्रिक, उतना अधिक उसके अंदर गैजेट्स, साइंस और अन्य चीजों का इस्तेमाल। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े जो जादू होते हैं जिसमें कोई चीज कहीं गया और अचानक गायब हो गया, उसमें कोई ट्रिक नहीं है, वो वास्तव में जादू में चमत्कार है। कहीं कोई चमत्कार नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट नहीं शामिल है। सब और सब या तो ट्रिक है या फिर जिसे हम कहते हैं ना हाथ की सफाई, स्लाई ऑफ हैंड्स है। ये जो मैंने आज की वार्ता में आपके साथ साझा किया, इसलिए किया कि ये लोग जो है, चाहे वो तुषार हो, चाहे वो अक्षय हो, चाहे वो सुहानी हो, ये लोग अपने आप को मीडिया चैनल्स के लिए टूल बनाए जाने का अपने आप को औजार बना दी जाने की छूट दे देते हैं, क्योंकि इससे एक सस्ती लोकप्रियता मिलती है। लेकिन आज का जमाना दूसरा है। आज हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं। कहने का मतलब है कि मीडिया, एक जमाना था जब मैं स्वयं मीडिया में काम किया करता था, समाचार पत्रों में, तब
हम उसमें रह करके भी राष्ट्रीय बातों को नहीं लिख पाते थे। हमारे चारों तरफ, अगर मैं इसको इस भाषा में एक फिल्मी अंदाज में कहूं कि हम दुश्मनों के घेरे में घिरे रहते थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां आपने कुछ किया नहीं कि आपके ऊपर 50 निगाहें लग जाती थी। लेकिन उस समय भी मीडिया और राष्ट्रीय, या यूं कह लें कि यहां के लिए राष्ट्रद्रोहिता का काम करती थी, और आज भी मीडिया राष्ट्रद्रोहिता का काम करती है। भले ही केंद्र में बीजेपी शासित सरकार हो, उसके दबाव में कुछ मीडिया हाउसेस, जिसे लोग गोदी मीडिया कह देते हैं, जैसे ही वो बीजेपी शासित सरकार का दबाव खत्म होगा, इनकी देशद्रोहिता, राष्ट्रद्रोहिता सामने आ जाएगी। क्योंकि इनका जो मूल स्वभाव है वो लेफ्ट है, वामपंथ है। वो बहुत ही गंदा, डेंजरस वामपंथ है, खतरनाक लेफ्टिज्म है। वो सामने आ जाता है क्योंकि मीडिया की जड़ों में लेफ्ट के बीज पड़े हुए हैं। जब भी वहां से निकलेंगे तो कैक्टस या कांटे ही निकलेंगे, बबूल ही निकलेंगे। वहां किसी सुंदर आम के वृक्ष की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कह करके कि यहां पे सिर्फ बबूल निकलेंगे, बबूल का समूल जड़ के साथ हम नाश कर सकते हैं, कैक्टस को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। लेकिन ऐसा तब होगा जब राष्ट्रीय चेतना अपने चरम पर पहुंचेगी। आज राष्ट्रीय चेतना करवट ले रही है। मैंने शुरू में ही कहा कि ये कुएं के मेढक है, और मैं आपको बता दूं कि क्यों बहुत जरूरी है कि आज जो लोग ईसाई बना दिए गए हैं, आज जो लोग मुसलमान बना दिए गए हैं, उनका घर लौटना क्यों जरूरी है। क्योंकि राष्ट्र के टूटन का जो एक सिलसिला शुरू हुआ 1947 में, वो और आगे ना बढ़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि केरला कटने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि हैदराबाद में एक अलग तरह का स्वर उठने लगे, नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ी होने लगे। इसके पहले कि और गड़बड़ियां हो, हम अपने टूटे अंगों को फिर से जोड़ लें, इसलिए जरूरी है। मित्रों, मीडिया के मेंटलिस्ट्स के हम कुछ और हिस्से में कुछ और बातों को भी डिस्कस करेंगे, और मेरा उद्देश्य उनके ट्रिक्स को रिवील करके कोई इनके विरुद्ध किसी तरह का कोई काम नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था कि तुम जिन छोटे छोटे ट्रिक्स के माध्यम से काम करते हो, और जिस प्रकार से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काम करते हैं, तो कुएं और झील का जो डिफरेंस है वो तो है ही, लेकिन उनका उद्देश्य ना तो पैसे कमाना है, उनका उद्देश्य बड़ा ही पावन है। या तो वो गरीब घरों के बेटे बेटियों की शादी विवाह को करवा देते हैं, और साथ साथ मुसलमान बन गए लोगों को हिंदू बना देते हैं, ईसाई बन गए लोगों को घर वापसी करा करके फिर से हिंदू बना देते हैं। इस तरह का जो एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम वो चला रहे हैं, उस कार्यक्रम को चलाने के लिए उनके पास लोगों का समर्थन है, राष्ट्रीय लोगों का मुखर स्वर है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय फंड उनको मिल रहा है। लेकिन उनके विरुद्ध जो ये अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति वाले जो दानव लोग हैं, और इस तरह से मीडिया चैनल में बैठ करके चिल्ला चिल्ला करके इनकी पोल खोल देंगे, इनका फलाना ठिकाना कर देंगे, ऐसे लोग हैं। इनको तो फॉरेन फंड मिलता है, ये तो स्पॉन्सर्ड लोग हैं। ऐसे में अगर ये जो सो कॉल्ड मेंटलिस्ट हैं, वे आकर के इनके विरुद्ध बोलना शुरू कर देंगे कि ही इज ऑल्सो डूइंग द सेम व्हाट वी हैव बीन डूइंग सो फार, इट्स नथिंग मोर देन ए फ्यू ट्रिक्स एंड स्लाई ऑफ हैंड्स, ही इज ऑल्सो एज गुड एन इल्यूजनिस्ट एज वी आर, he is also doing what we have been doing, we are reading the mind, we are using psychology, we are using some or the other kind of trick, he is also using same। ऐसा कह करके एक जो यज्ञ हो रहा है, राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है, जहां बिछड़े हुए लोग वापस लौट रहे हैं, जहां सुबह का भूला शाम को घर लौट रहा है, उसमें तुम विघ्न पहुंचा रहे। इसीलिए मैंने कुछ ट्रिक्स को बता करके ये जाहिर किया। ये तो कुएं की मेढक वाली बात हो गई। तुमने सब कुछ पहले से फिक्स कर रखा है, तुम्हारा एक गैजेट तुम्हारे हाथ में है, उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तुम दावा कर रहे हो कि सामने वाले से जो तुम वार्ता कर रहे हो उससे तुमने पहले करके रख दिया, और फिर जब पूछते हो और जो टाइम पास होता है कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट का, उस बीच में तुम्हारी बैकअप टीम वो सारा काम कर देती है। और आज तो जमाना, आप समझ सकते हैं क्या जमाना कैसा। पहले के जादूगर तो थोड़ा मेहनत भी करते थे, क्योंकि उनके सामने एक स्टेज, और उसी स्टेज पे बड़े बड़े गैजेट्स, और वहीं पे सब कुछ करना होता था। वे भी जिसको कहते हैं ना कि नजर बांधना, ऐसा ऐसा वो भ्रम फैला करके और कुछ कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल करके और अपने हाथ की सफाई और ट्रिक से वो बहुत सारे ऐसे काम कर जाते थे जिसमें वाउ फैक्टर छिपा होता था। उनकी मेहनत दूसरी होती थी। आज तो जमाना गैजेट्स का है, और ऐसे ऐसे साइंटिफिक गैजेट्स हैं जो बड़ी आसानी से कुछ चीजों को चमत्कार के रूप में हमारे सामने रख देती हैं। जो भी हो, हमारा उद्देश्य इस खेल कूद के विरुद्ध में नहीं है, बल्कि इन खेल कूदों को दिखाने वाले जो लोग आकर के उल्टा सुल्टा बक रहे हैं उसके विरुद्ध है।
और यही कारण है कि इनके कुछ ट्रिक्स को रिवील करना पड़ रहा है। अदरवाइज ठीक है, यू डू योर बिजनेस। इसको कहते हैं ना, यू प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट मेडल विद द थिंग्स विच इज बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन, यू डोंट ट्राई टू बी स्मार्टर देन व्हाट यू आर। आप ठीक है, आप काम कीजिए। और देखिए, वे भी जादूगर बने हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ली है, कहीं ना कहीं कुछ सीखा है, तो अब तुम उसी आधार पे कहोगे कि भाई वो चमत्कार करने वाली बात भी एक तरह की जादूगरी है, तो तुमको इस तरह की ट्रेनिंग लेने में समय लगेगा। मित्रों, हम मीडिया के मेंटलिस्ट के सीरीज में कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे। विशेष करके एक जो चर्चा जो मैं इसमें करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं सका, वो बात है जिसमें मैं नियोगी कमेटी रिपोर्ट के विषय में डिस्कस करना चाहता था। आखिर नियोगी कमेटी रिपोर्ट क्या है, मैं इसके अगले हिस्से में नियोगी कमेटी रिपोर्ट और फिर मीडिया के मेंटलिस्टों की चर्चा इसी शीर्षक से करूंगा, इसलिए क्योंकि ये वार्ता उसी तरह से आरंभ हुई है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब तक मैं अगली वार्ता में आपसे मुखातिब होता हूं, आपसे अपनी बातों को साझा करता हूं, तब तक आप प्लीज सोचिए कि ये जो नियोगी कमेटी रिपोर्ट है, क्या इतना महत्वपूर्ण है कि इस रिपोर्ट की चर्चा आम होनी चाहिए, या क्या कारण है कि इसे जीके के क्वेश्चंस में आम तरीके से नहीं सुनते हम? क्या कारण है कि क्विज कॉम्पिटिशन्स में इसकी चर्चा नहीं हो पाती है? जो भी हो, मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा है और इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब तक आप प्लीज इसके बारे में सोचिए कि ये नियोगी कमेटी रिपोर्ट किस बला का नाम है और क्यों हम सबों के लिए इसे जानना जरूरी है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।